So, चलिए टेक आउट योर नोट्स, एवरीबॉडी फास्ट टेक आउट योर नोट्स। सो आज हम पढ़ेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। सो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सीधा बैठिए, सीधा, सिट राइट, एवरीबॉडी सिट राइट। ओके बॉयज, शैल वी स्टार्ट ऑफ जोश, राइट, दैट्स एनर्जी। सीधा सीधा बैठो, यहां ऐसा डल क्यों है आप, ऐसा एक्टिव रहो, राइट। चलिए, सो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। सो इन दिस चैप्टर we are going to study about photon and radiation, photoelectric effect, matter wave, Compton effect, pair production, X-ray, Heisenberg's uncertainty principle. So in this lecture, आज के lecture में we are going to cover photon क्या होते हैं and radiation, ठीक है। So it all started with Sir Isaac Newton, जो हम जिसको फिजिक्स का दिग्गज मानते, फिजिक्स के गुरु सबसे बड़े पहले जो थे सर आइजैक न्यूटन, वो बंदा पहली थ्योरी दिया 1670 में टू स्टडी द लाइट। व्हाट इज लाइट? देखो क्या खुजली है पूरे साइंटिस्टों को, सबको, कि उन्हें जानना है व्हाट इज लाइट। अगर अपन लाइट को समझ गए कि लाइट क्या चीज है, लाइट क्या करने पे कैसा बिहेव करती, किस सिचुएशन में लाइट कैसा बिहेव करती, इलेक्ट्रिक फील्ड से लाइट का, इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू लाइट पास हुई तो कैसा बिहेव करती, क्या लाइट किस चीज की बनी हुई है, सोर्स क्या है, सारी चीज हमें जानना है लाइट के बारे में। वंस वी अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट लाइट, तो इस दुनिया को समझने में हमें आसानी होगी, एंड दैट इज आवर गोल। वी वांट टू अंडरस्टैंड हाउ दिस यूनिवर्स इज मेड, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लाइट, ठीक है। सो उसी के चलते सर आइजैक न्यूटन की पहली थ्योरी आई लाइट के बारे में। अकॉर्डिंग टू हिम, ये चिचा की थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट इज अ पार्टिकल, एंड उन पार्टिकल्स को इन्हों बोले कॉर्पस्कल्स, और इन कॉर्पस्कल के साइज के अलग अलग होने पर अलग अलग कलर्स नजर आते हैं बोल के बोले। और इस थ्योरी को इस्तेमाल करके सर आइजैक न्यूटन कुड एक्सप्लेन ओनली रिफ्लेक्शन, सिर्फ रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन कर सकेंगे हम इस थ्योरी को इस्तेमाल करके, जैसे कि इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डाइफ्रैक्शन जैसे और भी फिनोमेनस है लाइट के। लेकिन बदकिस्मती से चिचा की थ्योरी उन एक्सपेरिमेंट्स को प्रूव नहीं कर सकी। ये बाय यूजिंग दिस थ्योरी यू कांट एक्सप्लेन दोस फिनोमेनस। से इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है ये थ्योरी में, ठीक है। स्टार्ट हुआ, लेकिन यहां से उसके बाद आए हॉयगन इन 1690, हॉयगन थ्योरी ऑफ लाइट। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, हॉयगन की थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट वेव है, सॉरी लाइट इज अ वेव, लाइट इज अ वेव। देखिए दिक्कत क्या है लाइट के साथ, लाइट हैज ड्यूअल नेचर, लाइट हैज ड्यूअल नेचर। लाइट के पास दोगलापन, ए ड्यूअल नेचर, दोगलापन। लाइट कभी कोई बंदा, जैसे कि सर आइजैक न्यूटन की थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट पार्टिकल है, हॉयगन की थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट वेव है बोल के बोले। तो अब हम किस थ्योरी को माने? लेकिन उस टाइम पे दबदबा इन चीजा का ज्यादा था। सर आइजैक न्यूटन बोले तो तुरुम खां उस टाइम के, तो ये आंडू पांडू बंदे की कोई हैसियत नहीं है। दो हिज थ्योरी ऑल्सो हैज सम वैलिड पॉइंट्स, लेकिन ये थ्योरी भी कुछ फेल होगी। जैसा कि इस थ्योरी को, वेव थ्योरी को इस्तेमाल करके यू कैन एक्सप्लेन इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एक्सप्लेन नहीं कर सकते इस थ्योरी की मदद से, क्योंकि पोलराइजेशन एक्सप्लेन करने के लिए यू मस्ट कंसीडर ट्रांसवर्स नेचर, ट्रांसवर्स रहना वेव। लेकिन इनके अकॉर्डिंग लाइट हैज अ, ये जो वेव है इट्स अ मैकेनिकल वेव बोल के बोले ना,
मैकेनिकल वेव, प्रॉब्लम है यहां पर। मैकेनिकल वेव, हॉयगन को पूछे, अरे भाई तुम बोल रहे लाइट मैकेनिकल वेव है। अगर लाइट, मैकेनिकल वेव का डेफिनेशन पहले आपको मैं बता दूं, मैकेनिकल वेव का मतलब होता है ऐसी वेव जो किसी मीडियम के बगैर ट्रैवल कर ही नहीं सकती, उसको मीडियम की जरूरत पड़ेगी। और इन्हों बोल रहे लाइट मैकेनिकल वेव है, तो इनसे लोग सवाल करे उस टाइम के, भैया तुम बोल रहे लाइट मैकेनिकल वेव है, ओके, सूरज से लेके, सन से लेके मून तक देयर इज नो मीडियम। अरे जब मीडियम ही नहीं है बीच में, तो ये वेव सन से अर्थ तक कैसा ट्रैवल करी? सो दैट्स व्हाई हिज थ्योरी, इसकी थ्योरी में कुछ गलतियां हैं, लेकिन वेव नेचर के अकॉर्डिंग इंटरफेरेंस एक्सप्लेन हो जा रहा, डायफ्रैक्शन एक्सप्लेन हो जा रहा, ठीक है। उसके बाद आए दूसरे साइंटिस्ट, हिज नेम इज मैक्सवेल। मैक्सवेल 1865, थोड़ा गैप अच्छा ही है। इस टाइम तक, मैक्सवेल के टाइम तक आए तक हमारे सर आइजैक न्यूटन सर का इंतकाल हो गया था, इज नो मोर इस टाइम तक। मैक्सवेल के अकॉर्डिंग लाइट जो है, एनर्जी ऑफ लाइट इज कंटिन्यूस। एनर्जी ऑफ लाइट क्या है? कंटिन्यूस है, यानी कि इन्हें भी बोला लाइट एक वेव जैसा बिहेव करती है। और मैक्सवेल बोला कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या सो स्पीड कैलकुलेट करें तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आया। और लकीली लाइट का स्पीड भी 3 × 10⁸ है। तो ये बंदा फर्स्ट टाइम इस दुनिया में, फर्स्ट टाइम ये बंदा ये प्रूफ करा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और लाइट अलग अलग चीजें नहीं है, बल्कि लाइट ही एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बिकॉज दे आर हैविंग सेम वेलोसिटी। जब लाइट का वेलोसिटी कैलकुलेट करें, ये भी कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आया। So that's why light is an electromagnetic wave। और इसकी एनर्जी क्या है? कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस एनर्जी, देखो एनर्जी कंटिन्यूस रहने का मतलब वेव में पूरी समाई हुई है, तो ही सपोर्टिंग द वेव नेचर। अगेन द साइंटिस्ट नेम प्लैंक्स, मैक्स प्लैंक्स 1901 में इनो थ्योरी दिए, जिसकी मदद से क्वांटम मैकेनिक्स की नींव रखी गई। ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन, लाइट, एनर्जी ऑफ लाइट इज क्वांटाइज। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है पहले समझना है। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोल रहे कि आप जो खाना खा रहे वो क्वांटाइज्ड है, वॉल्टर लिमन बोले थे कि अगर आप कोई कुछ खाना खा रहे हैं, अगर वो खाना क्वांटाइज है, इसका मतलब आप कुछ पर्टिकुलर अमाउंट में फूड ले रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए बनाना, अगर मैं बोला आप सिर्फ बनाना खा सकते हैं, एंड यू कैन टेक 1 बनाना और 2 बनाना और 3 बनाना, 1.5 या 1.5 2.5 ऐसे आधा बनाना, इतना बनाना होता अलाउड नहीं है। या तो आप 1 खाओ या 2 खाओ। सो अगर ऐसा होता तो हम बोलते थे कि योर फूड इज क्वांटाइज, मगर ऐसा नहीं है, हम कितना अमाउंट का भी बनाना हम खा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता तो वी से कि द फूड वी ईट इज क्वांटाइज, मगर ऐसा नहीं है। ओके, सो लेकिन एनर्जी क्वांटाइज है। क्वांटाइज है नहीं कि कुछ पैकेट्स में आएगी। लाइट की जो एनर्जी है वो कुछ पैकेट्स में ऐसे ऐसे डिस्क्रीट रहेगी, अलग अलग रहेगी। इन साहब के अकॉर्डिंग लाइट की वेव क्या सो, लाइट की एनर्जी क्या है? कंटिन्यूस, और इनके हिसाब से डिस्क्रीट है। और इसी को इस्तेमाल करके ही एक्सप्लेन्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। देखिए
ये मैं आपको हिस्टोरिकल व्यू दे रहा हूं अबाउट द लाइट, जो लाइट को समझने के लिए जो जद्दोजहद हो रही है ये साइंटिस्ट्स की टू अंडरस्टैंड लाइट। सो ये हिस्टोरिकल व्यू देने का मकसद ये है सो दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड आगे का जो फिजिक्स है एंड यू विल गेट अ जॉय। इस ऐसे वे में पढ़ने से आपको मजा भी आएगा कि हिस्टोरिकल, कभी भी ऑलवेज रिमेंबर हिस्टोरिकली कैसा कैसा अप्रोच हुई थ्योरी को, अगर आप ये जानते हुए फिजिक्स पढ़ोगे तो यू विल एंजॉय अ लॉट। ठीक है, राइट। नेक्स्ट, इसके बाद आए डी ब्रोगली। डी ब्रोगली इन 1923। तो अभी तक पूरे साइंटिस्टों में ये चल रहा था कि लाइट वेव है या पार्टिकल है, लाइट वेव है या पार्टिकल है, लेकिन ये फाइनल थ्योरी, ये बंदा एक ऐसा रिमार्केबल, ऐसा हिला देने वाली डिस्कवरी करा जिसकी वजह से सारा लाइट को समझना, लाइट को सोचने के ताल्लुक से हमारा जो नजरिया था वो बदल गया। ये भाई साहब बोले भैया लाइट ना ही वेव है और लाइट ना ही पार्टिकल है। कंफ्यूजन है ना अभी, लाइट वेव पार्टिकल, लाइट वेव पार्टिकल, कोई कंक्लूजन कुछ है नहीं। कोई एक्सपेरिमेंट से लाइट वेव जैसा दिख रही, कोई एक्सपेरिमेंट में लाइट पार्टिकल जैसा हो जा रही। न्यूटन के कॉर्पस्कुलर थ्योरी के अकॉर्डिंग जैसा कि कुछ ऐसा पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करते हुए वेट लाइट वेव जैसा हो जा रही, कभी पार्टिकल जैसा हो रही, तो कंफ्यूजन था क्या है इसका जवाब, लाइट पार्टिकल है या वेव है। तो ये बंदा एक थ्योरी दिया एंड विच इज राइट। आज की तारीख में भी ये थ्योरी सही है। जैसा कि न्यूटन की थ्योरी फेल होगी, न्यूटन की थ्योरी की आधी बात सही है, जैसा कि लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, यानी कि इस लाइट को पार्टिकल नेचर भी है, वो बात तो ठीक है, लेकिन वो कॉर्पस्कल का बना हुआ है और अलग अलग साइज के कॉर्पस्कल रहने की वजह से कलर बनता है, ये गलत बात है। आज अपने को मतलब पता है कि लाइट कॉर्पस्कल अलग अलग साइज का नहीं रहता है, इट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, तो लाइट हैव ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर, लाइट के पास दोगलापन है। इन शॉर्ट लाइट के पास दोगलापन है, कभी पार्टिकल बन जाता, कभी वेव बन जाता। लाइट इज नॉट अ वेव नॉर अ पार्टिकल, इट इज ओनली form of energy which sometime behaves as particle and sometime behaves as wave। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां ये है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब ये एनर्जी अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरह से बिहेव कर रही है, इसका दोगलापन है। समटाइम इट इज बिहेविंग एज अ वेव एंड समटाइम इट इज बिहेविंग एज अ पार्टिकल। ठीक है, सो ही गेव द थ्योरी। अब उसके बाद ये भाई साहब बोले कि हर वो क्या जो इनके थ्योरी का दिस पर्सन डेविसन एंड जर्मर गेव द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दैट इलेक्ट्रॉन मैटर ऑल्सो एसोसिएट अ वेव। अगर आपके पास कोई मैटर है, मैटर पार्टिकल जैसा कि इलेक्ट्रॉन है, कुछ मास है इसका, सो ये एक वेव जनरेट कर रहा है, पार्टिकल भी वेव जनरेट कर रहा है। तो फर्स्ट टाइम ये बंदे एक्सपेरिमेंटली प्रूव दिए इलेक्ट्रॉन इज अ वेव। ठीक है, नाउ कम टू दिस मेन थिंग। देखिए, इस चैप्टर में से यू विल गेट 2 क्वेश्चन, 1 और 2 क्वेश्चंस फॉर नीट। नीट के लिए आपको 1 या 2 क्वेश्चन ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में से आएंगे, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, जैसे आपको अंडरस्टैंड करना है कि कौन सा फॉर्मूला किस सिचुएशन में अप्लाई करना है। देखिए, खाली फॉर्मूलाज रट्टी मार लेना इज नॉट गुड। फॉर्मूले के साथ उस फॉर्मूले के टर्म्स क्या है, कौन सी चीज किसको रिप्रेजेंट कर रहा, और वो फॉर्मूला किस सिचुएशन में अप्लाई किया जाएगा, वो याद रखना है। और फॉर द जेई पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर जेई आपको 1 क्वेश्चन you'll get 1 question for the JEE students,
एक क्वेश्चन जेई स्टूडेंट्स के लिए रहेगा फ्रॉम दिस चैप्टर एंड 1 or 2 क्वेश्चन फॉर द नीट स्टूडेंट। सो यहां से आपको मेनली क्वेश्चन फ्रेम होने के पॉसिबिलिटी ज्यादा है। सो इधर ध्यान दीजिए। राइट, लाइट, नाउ लाइट बिहेव्स एज रे। अब मैं जो आपको बोला लाइट अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहा, तो लाइट रे जैसा कब बिहेव करेगा? मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का जो डायमेंशन है, इट इज वे 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 बिगर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट। लाइट के वेवलेंथ से इसका जो भी डायमेंशन है इट इज वेरी बिगर। सो इस सिचुएशन में लाइट बिहेव्स एज रे। वो देखो छोटे ऑब्जेक्ट के लिए वो ऐसा ऐसा दिखेगा, लेकिन इतने बड़े ऑब्जेक्ट के लिए वो ऐसा पट्टियां मारे ऐसा 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 मूव हो रहा, तो वी वोंट कंसीडर दैट। सो ऐसे सिचुएशन में विल टेक दैट लाइट एज वेव। जैसे कि हम लेंसेज के बारे में पढ़े, मिरर के बारे में पढ़े, तो ये ऑब्जेक्ट्स बहुत बड़े हैं एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। So wavelength of light, so that's why we take ऐसा ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर लाइट आ रही बोल के रे से बताते हैं, लाइट आ रही बोल के यहाँ पर रे से बताते हैं, बिकॉज ऑफ दिस। नाउ लाइट बिहेव्स एज वेव। यहाँ रे जैसा, अब या वेव जैसा कब बिहेव करेगी? वेव जैसा लाइट तब बिहेव करेगी जब डायमेंशन किसी ऑब्जेक्ट का, जैसा कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यहाँ ये जो गैप है, ये गैप का जो सेपरेशन है मान लीजिए d है, और ये सेपरेशन अप्रोक्सीमेटली वेवलेंथ ऑफ लाइट के 19-20 करीब जब होता है, जो भी डायमेंशंस उसके वेवलेंथ ऑफ लाइट के करीब होते हैं। इन दैट सिचुएशन लाइट बिहेव्स एज वेव। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि लाइट कब वेव जैसा बिहेव करेगी, कब रे जैसा बिहेव करेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारा कंफ्यूजन था कि पार्टिकल जैसा भी बिहेव कर रही है लाइट, अब उसकी भी क्लैरिटी है। पार्टिकल जैसा कब बिहेव करेगी लाइट? लाइट पार्टिकल जैसा बिहेव तब करेगी जब लाइट इंटरैक्ट करेगी इलेक्ट्रॉन के साथ। अगर यहां एक इलेक्ट्रॉन है तो लाइट ऐसा आ रही बोल के बोले तो यू विल कंसीडर पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, और हम इसे ये फोटोन आके इसको ऐसा हिट कर रहा बोलेंगे लाइट। सो ये है लाइट, और इस पार्टिकल का नाम है फोटोन। इन अदर वर्ड्स वी कॉल इट एज क्वांटा ऑफ एनर्जी। सो जब ये लाइट पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल से इंटरैक्ट करेगी, in that situation it will behave like a particle। पूरी क्लैरिटी मिल गई, नो कंफ्यूजन एट ऑल। लाइट बिहेव्स एज रे जब ऑब्जेक्ट्स का डायमेंशन लाइट के वेवलेंथ से बहुत ज्यादा बड़ा हो। लाइट बिहेव्स एज वेव जब ऑब्जेक्ट्स का डायमेंशन लाइट के वेवलेंथ के बराबर है, तब वेव जैसा बिहेव करेगी। लाइट बिहेव्स एज पार्टिकल जब क्वांटम लेवल के पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल से लाइट का इंटरेक्शन होगा, तो इट विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ पार्टिकल। ठीक है, सो ये है लाइट। ठीक है, नेक्स्ट, नाउ एनर्जी ऑफ दिस फोटोन। तो हमें पता चलेगा नाउ इन दिस चैप्टर, ये चैप्टर में वी आर मेनली फोकसिंग ऑन द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, यहां पर लाइट का इंटरेक्शन कुछ पार्टिकल से होने वाला है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट का इंटरेक्शन इलेक्ट्रॉन से होने वाला है। सो जाहिर सी बात है, टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वी आर गोइंग टू कंसीडर पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। और वेव नेचर ऑफ लाइट अगर आप लगाओगे तो भी नहीं लगेगा, सारे कैलकुलेशन, एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन उथल पुथल हो जाते पूरे। हाँ, जब आप पार्टिकल नेचर को कंसीडर करके मैथमेटिकल कैलकुलेशन यहां पर करें, वही कैलकुलेशन, वही रिजल्ट एक्सपेरिमेंटल आते आपको, तो इससे बहुत समझ में आती कि जो हम पार्टिकल नेचर कंसीडर कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, वो सही है। और दैट इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स के कितना ब्यूटीफुल तरीके से ये कैलकुलेशन से आने वाले आंसर
वहां एक्सपेरिमेंटल कर रहे सो आंसर्स मैच हो जाएंगे। दैट इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। यहां बैठे बैठे इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में कितने रेडियस से, कितनी एनर्जी से, कौन से न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा हम बोलते हैं। ऐसा इलेक्ट्रॉन के वो एटम के अंदर झांक के नहीं देख सकते अपन, लेकिन मैथमेटिकल इक्वेशंस हमें वो भी बताए थे। सो फिजिक्स पढ़ने के लिए मैथ्स का होना बहुत 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 जरूरी है बचवा। Without maths, you can't do anything in physics. Mathematics is the skin of physics. ठीक है? Now, energy of each photon. एक फोटोन की एनर्जी कितनी होगी? लाइट के अंदर एनर्जी रहती क्या बे? अगर कोई बोला लाइट के अंदर, सर क्या सर लाइट के अंदर एनर्जी रहती, मेरे को नहीं मालूम, नहीं फील हो रहा, उस बंदे को थोड़ी देर धूप में खड़ा कर दो, उसको मालूम हो जाएगा कि लाइट के अंदर कितनी एनर्जी है। जब उसके पसीने निकलेंगे तो उसको पता चलेगा। तो उतनी सारी जो एनर्जी है उसकी बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक फोटोन की एनर्जी की बात कर रहे हैं। सो एक फोटोन की जो एनर्जी होती है दैट इज E इक्वल टू h न्यू। व्हाट इज h हियर? h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट इसका वैल्यू होता है 6.6 इंटू 10 to the power -34 जूल सेकेंड। ठीक है? एंड फ्रीक्वेंसी है ये क्या चीज है? फ्रीक्वेंसी। इसको समटाइम h न्यू नहीं लिखे, यू राइट इट एज f। ये न्यू और f क्या है? फ्रीक्वेंसी है। So frequency, more the frequency, more the energy of photon. More the frequency, more the energy. एक फोटोन की अगर आपको एनर्जी निकालना है तो this is how we do it. अब अगर आपको एनर्जी निकालना है इलेक्ट्रॉन की, सॉरी नॉट इलेक्ट्रॉन, फोटोन की, बट यू डोंट हैव फ्रीक्वेंसी बट यू हैव वेवलेंथ, तो आपको कैसा करना पड़ेगा? hc बाई लैम्बडा। और मैं ये कैसा करा कन्वर्ट? c इज इक्वल्स टू लैम्बडा इंटू फ्रीक्वेंसी है। सो फ्रीक्वेंसी कैन बी रिटन एज c बाई लैम्बडा। सो ये f यहां पुट करें तो दिस इज, तो अब ये हो गया एनर्जी का फॉर्मूला। बिस्मिल्लाह कर दिया अपन इस चैप्टर के पहली इक्वेशन से, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आया नीट में सवाल आया इससे रिलेटेड। नीट में सवाल आया, बोला भाई एक फोटोन है जिसका वेवलेंथ है 4000 एंगस्ट्रॉम, उसकी एनर्जी कितनी रहती बोलो, बोल के बोला। ठीक है? अपना कैसा बोले तो अपने को कम में बम होना, अपने को क्या होना? कम में बम होना, यानी कि कम टाइम में हमें कुछ 4 मार्क होना। अभी ये अगर मैं ऐसा खेल लेते बैठा, h का वैल्यू डाला, h कितना? 6 इंटू नहीं है, 6.6 इंटू 10 to the power -34 ये डाला, फिर 3 इंटू c का वैल्यू 3 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड ये हो जाएगा। फिर अपॉन लैम्बडा का वैल्यू ऐसा यूनिट में डालना पड़ता कन्वर्ट करके, फिर ये वैल्यू यहां डाले। तो यहाँ एक यूनिट कन्वर्जन बता रहा हूं मैं, विच इज 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10 to the power -10 मीटर। रिमेंबर दिस, एक एंगस्ट्रॉम का वैल्यू कितना होगा? एक एंगस्ट्रॉम एक यूनिट है लेंथ का। जैसा कि अलग अलग यूनिट्स ऑफ लेंथ है हमारे पास, छोटे छोटे लेंथ है तो उसको एंगस्ट्रॉम में, नैनोमीटर में ऐसा मेजर करते हैं, बड़े बड़े लेंस रहते हैं तो किलोमीटर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इसमें मेजर करते हैं। ठीक है? ये ऐसी बात होगी कि सोने को हम कितने किलो सोना लाए बोल के नहीं बोलते, कितने ग्राम सोना, वो छोटा अमाउंट में लिए इसलिए उसका यूनिट अलग बना देते। ठीक है? ये वैल्यू यहां डाल दिए। ये तो मैं ये नहीं चाह रहा हूं कि आप ये कैलकुलेशन बार बार करते बैठो, टाइम वेस्ट। सो अपन मसाले पहले प्रिपेयर कर लेना।
जैसा ही डिश बोले तो जब का जब डाल के रेडी करके देना है, तब टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो ऐसा नहीं करना है आपको, करना है क्या है, डायरेक्ट यू हैव टू अप्लाई दिस ट्रिक। एनर्जी ऑफ फोटोन अगर आपको पता करना है तो यू हैव टू यूज 1240 अपॉन लैम्बडा। डायरेक्ट लैम्बडा का वैल्यू जो दिया वो डालो, बट ये लैम्बडा किस में डालना है, नैनोमीटर में डालिए। और ये जो एनर्जी आपको आएगी, ये एनर्जी आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। वन मोर यूनिट कन्वर्जन जो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम पे काम में आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, 1 जूल, सॉरी नॉट 1 जूल, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू अगर आपको लिखना है तो ई का वैल्यू क्या रहता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दो बस यहाँ पर, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ये जूल। ठीक है, सो क्योंकि आंसर्स जरूरी नहीं है एनर्जी के इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आए, जूल में आएंगे तो आप कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, और कभी आप एनर्जी पुट कर रहे, सारे वैल्यूज एसआई यूनिट में डाल के पुट कर रहे, तो यू मस्ट टेक जूल इनटू अकाउंट। ठीक है, राइट। और अगर मान लो आप एनर्जी वेवलेंथ को डायरेक्ट एंगस्ट्रॉम में डालना है तो इसका वैल्यू होगा 12410 और बढ़ा दो, इट विल बी, नाउ यू कैन पुट द लैम्बडा इन एंगस्ट्रॉम। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, राइट। दिस इज द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। एक फोटोन की कितनी एनर्जी रहती है बोलते हो, फ्रीक्वेंसी दिया तो आप ऐसा निकालोगे, लैम्बडा दिया तो आप ऐसा निकालोगे। ठीक है, राइट। नाउ ये प्रॉब्लम कैसा करोगे फिर अब, ये प्रॉब्लम कैसा करोगे, सिंपली यहां पर क्या करेंगे, अगर डायरेक्ट एंगस्ट्रॉम में दिया तो कौन सा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, दिस वन। नाउ कम टू रेस्ट मास ऑफ फोटोन। फोटोन का रेस्ट मास क्या होगा, H, दिस, देखिए रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है, फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, 0। फोटोन हैज नो रेस्ट मास, फोटोन हैज नो रेस्ट मास। अगली स्लाइड में क्या है, एनर्जी ऑफ लाइट, एंड लाइट इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, राइट। नाउ ये देखें हम, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, रेस्ट मास ऑफ फोटोन। फोटोन की रफ्तार, वेलोसिटी ऑफ फोटोन, स्पीड ऑफ फोटोन क्या रहेगा, स्पीड ऑफ फोटोन 3 इंटू 10 टू द पावर, जिसको आप सी बोलते हैं, इट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नाउ ये जो रफ्तार है इसकी, इट इज फ्रेम इंडिपेंडेंट। फ्रेम इंडिपेंडेंट यानी कि आप जैसे नॉर्मली मैं आपके देखने पे मैं रेस्ट में हूं, ठीक है, अगर मुझे कोई बंदा मून से ऑब्जर्व करे तो उस बंदे के लिए मेरी कुछ वेलोसिटी रहेगी। मतलब वेलोसिटी क्या होती है, रिलेटिव रहती, पर्सन टू पर्सन फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलते ही वेलोसिटी अलग आएगी। लेकिन लाइट के साथ ऐसा नहीं होता है। फॉर द लाइट, किसी भी ऑब्जर्वर के लिए, भले वो चल रहा हो, बैठा हुआ हो, हग रहा हो, मूत रहा हो, whatever is that observer is doing, whatever may be the velocity of that observer, light का velocity 3 into 10 to the power 8 ही रहेगा। This is the property, this is the fact कि light की velocity is independent of frame of reference। कहां से देख रहे हो, उस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, now next thing about light, लाइट और फोटोन, इसका चार्ज नहीं होता है, नहीं होता है। किसका चार्ज नहीं होता है, फोटोन का चार्ज नहीं होता है। फोटोन हैज नो चार्ज। जैसा कि किसी बॉडी का चार्ज नहीं है, लेकिन अगर आप चाहे तो उसको चार्ज कर सकते हैं। न्यूट्रल बॉडीज रहते चार्ज कर सकते हैं, लेकिन फोटोन को चार्ज करना चाहो तो भी चार्ज नहीं कर पाओगे। इट हैज
no charge and no one can charge it. You can't charge the photon. ठीक है. Now the next thing about photon is जब हम एक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा फोटोन इधर से गुजरा, so it will be undeviated, undeflected by the presence of electric field. No effect of electric field on photon. जरा भी कुछ भी इलेक्ट्रॉन को कोई फर्क, सॉरी नॉट इलेक्ट्रॉन, फोटोन, फोटोन को कोई फर्क नहीं पड़ता, it will go straight. So no effect of electric field. और मैग्नेटिक फील्ड का भी मैग्नेटिक फील्ड का भी फोटोन पर कोई असर नहीं होता. अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में से आप एक फोटोन को ऐसा पास करोगे तो इट विल गो स्ट्रेट, कोई असर नहीं होगा, कोई असर नहीं होगा. इट इज अनडिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से. एक फोटोन की एनर्जी कितनी रहती बोले तो इतनी h न्यू या एच एफ. न्यू और एफ एक ही बात है, फ्रीक्वेंसी है. एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, राइट. नेक्स्ट, एनर्जी ऑफ लाइट. बहुत सारे बच्चों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि एनर्जी ऑफ लाइट बोले तो भी क्या, E इज इक्वल्स टू एच न्यू. ये एनर्जी ऑफ लाइट नहीं है. लाइट, एनर्जी ऑफ लाइट मतलब it will have more number of photons. light मतलब अपन we are taking एक से ज्यादा नंबर. so in case of light, when you are telling the formula for energy of light, you should take nh into nu, where n is what, where n is number of photons. और h तो मैं बोल दिया आपको, it is Planck's constant, and nu is frequency. One more formula. जब आपको पूछा जाए energy of light, you should write E equal to nh nu, and when it comes to एनर्जी ऑफ फोटोन, एक सिंगल फोटोन की एनर्जी पूछे तो एनर्जी ऑफ फोटोन के लिए आप इस्तेमाल करोगे E इज इक्वल्स टू एच न्यू. ठीक है. एंड दिस थिंग, लाइट इज क्वांटाइज. लाइट इज क्वांटाइज. क्वांटाइजेशन में अभी आप लोगों को बोला, क्वांटाइजेशन का मतलब है कि ये वाला वैल्यू किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी लाइट के अंदर जो नंबर ऑफ फोटॉन्स रहेंगे वो 0 नहीं भी हो सकते, 1 2 3 4 ऐसा रहेगा. n can't be 1/2, n can't be 3/2. ऐसे वैल्यूज n के नहीं हो सकते क्योंकि लाइट इज क्वांटाइज. क्वांटाइजेशन का मतलब है कि जो भी अमाउंट रहेगा वो कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट में आएगा. लाइट जैसा कि मान लो ये बॉल है, ठीक है, ये दीवार का जो टोटल एरिया है, अब मैं बोलूंगा कि इसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, एक ईंट का एरिया. अब ये बात और है कि आप एक ईंट को काट के कैसे आधा भी सेट करते हैं. मैं वैसा नहीं बोल रहा हूँ, सॉलिड एक ही ईंट लगाओ या ईंट मत लगाओ. तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि ये जो एरिया बन रहा है ईंट से वो क्वांटाइज है. जैसा कि बनाना के एग्जांपल दिया था, एक बनाना खाओ या 2 खाओ, आधा नहीं खा सकते, इसका मतलब आपका फूड क्वांटाइज है. तो जो भी एनर्जी रहेगी फोटोन की, या तो वो 2h न्यू रह सकती या 3h न्यू रह सकती, यानी कि आधा फोटोन की एनर्जी एग्जिस्ट नहीं कर सकती. स्मॉलेस्ट अमाउंट की एनर्जी कितनी है, h न्यू है, बस बात खत्म. ठीक है.
दैट्स व्हाई वी से कि लाइट इज क्वांटाइज्ड, लाइट इज क्वांटाइज्ड। थोड़ा पानी दो। So now next, now इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये देखो, लाइट मतलब वो ही हिस्सा नहीं जो हमें देखने में मदद करता, ठीक है। लाइट गामा रे भी लाइट है, मतलब ये भी फोटोन है, एक्सरे भी फोटोन है, अल्ट्रा वायलेट भी फोटोन है, और ये विजिबल रीजन भी फोटोन है। ये सब फोटोन का ही बना हुआ है। इस दुनिया में फोटॉन्स इतने टाइप के वैरायटी में आते हैं, ठीक है। तो अलग अलग रेंजेस है। यहाँ ये कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता, ठीक है। इसमें वेवलेंथ बहुत ज्यादा बड़े रहते हैं, इसलिए कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है इस वाले फोटॉन्स को, इसलिए इनका नाम अलग दे दिया। फिर ये माइक्रोवेव, जैसा हम खाना गर्म करने के लिए, फूड को हीट अप करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इंफ्रारेड रेडिएशन, अगर आपको ऐसे ऑब्जेक्ट्स डिटेक्ट करना है जिनके अंदर से हीट निकल रही, मतलब वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट भी क्या सोर्स ऑब्जेक्ट से अगर निकल रही है, तो हम नेकेड आई से, हमारी आंखों से वी कांट सी दैट लाइट, सो दैट्स व्हाई वी यूज इंफ्रारेड कैमरास। वो भी क्या है, वो रेडिएशन भी क्या है, फोटोन ही है, ठीक है। ये भी फोटोन, अल्ट्रा वायलेट, एक्सरेज, अगर आप ऐसा कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से ऐसा एक्सरेज को पास करे तो उन्होंने सीधा जाते, बिकॉज दे आर फोटोन कैसा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से अनडिविएटेड रहेंगे, अनडिफ्लेक्टेड रहेंगे। एंड दिस वन इज गामा रेज। गामा रे इज अ वेरी हाईली एनर्जेटिक रेडिएशंस, बहुत स्ट्रांग रहते हैं वो रेडिएशन। तो ये सारे क्या है, ये भी क्या है, फोटॉन्स ही है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग जो चीज है, हमारे ह्यूमन आई को अगर यहाँ कोई एक ऑब्जेक्ट रखे है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट पे एक्सरे गिरे और यहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, तो एक्सरे अगर मेरे आंखों पे गिरे भी, ये लाइट है ना, ये भी एक किस्म की लाइट है, एक्सरे भी लाइट है, लेकिन एक्सरे वाले रेडिएशन से, एक्सरे वाली लाइट से मैं ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकता। मेरा विजन, मुझे जो विजिबली दिखेगा वो सिर्फ ये वाले हिस्से की लाइट से ही दिखेगा, इसीलिए हम इसको विजिबल स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? विजिबल स्पेक्ट्रम। और ये लाइट विजिबल है, विजिबल स्पेक्ट्रम का ये मतलब है कि लाइट विजिबल है, लाइट इज इनविजिबल। कौन से भी टाइप की लाइट नहीं दिखती अपने को। अगर मान लो फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा आपको ये बोल रहा है कि ये विजिबल लाइट है और लाइट दिखती है, देखो ना सर ये लाइट है, दिख रही ना, ऐसा नहीं दिखती, लाइट तो इज विजिबल है, तो मैं ये सवाल करूंगा कि सन से अर्थ तक
देयर इज नो मीडियम, नथिंग, कुछ भी नहीं है। तो और सन से मून तक भी देयर इज नो मीडियम, नथिंग, ओनली स्पेस है, कंप्लीटली स्पेस है, वैक्यूम है, कुछ भी नहीं है उसमें। तो जो सूरज की लाइट मून पर गिर रही है और अपने को मून दिख रहा, अगर लाइट विजिबल होती तो फ्रॉम सन टू मून ये जो ब्लैक कलर का जो हिस्सा है ये ब्लैक नहीं दिखना था, ऐसा लाइट जाते हुए दिखना था, चमकना था पूरा आसमान चमकना था, क्योंकि लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम देयर। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि लाइट दिखती नहीं, लाइट हमें दिखाती है। जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे गिरती है तो वो लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद जो लाइट हमारे आंख पे लगती है वो ऑब्जेक्ट हमें दिखता है, लाइट नहीं दिखती है, लाइट इज इनविजिबल, ठीक है। सो यू कांट सी एनी ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, बट एस्ट्रोनॉमी में बड़े बड़े टेलीस्कोप्स रहते हैं। टेलीस्कोप में क्या सो हम टेलीस्कोप की मदद से अगर मान लो बहुत डस्ट है, उधर का स्टार देखना है हमें, तो इन दैट केस हम क्या सो एक्सरेज, क्योंकि गामा रेज ये वाले ऐसे इसमें क्या सो वो गैलेक्सी को या वो स्टार को देखते हैं, क्योंकि ये हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल क्या सो एटमॉस्फेयर के जो नॉट एटमॉस्फेयर जो आउटर स्पेस का जो डस्ट रहता है उसको पेनिट्रेट करके आते हैं। नॉर्मली विजिबल कैमरे से अगर हम देखेंगे तो हमको खाली डस्ट दिखेगा स्पेस का, इसीलिए कैमरास हम गामा रे एक्सरेज वाले उसमें भी इस्तेमाल करते इन स्पेशली इन एस्ट्रोनॉमी टेलीस्कोप्स में, राइट। फॉर एनी रिलेटिविस्टिक पार्टिकल एनर्जी, देखिए एनर्जी किसी भी रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए एनर्जी होती है E इक्वल टू अंडर रूट PC स्क्वायर प्लस m0 C का स्क्वायर, PC स्क्वायर, where P is momentum, C is speed of light, m0 is the rest mass, जिस पार्टिकल का भी आप निकाल रहे हो। सो अगर मैं आपको पूछा व्हाट इज द एनर्जी फॉर फोटोन, तो फोटोन के लिए जब हम निकालेंगे फॉर फोटोन, तो एनर्जी क्या हो जाएगी फॉर फोटोन? एनर्जी एक्चुअली ये एक ट्रायंगल रहता है, दिस इज काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, और यहां होता है पोटेंशियल एनर्जी विच इज यहां पर आता है m0 C का स्क्वायर। सो इन दोनों से मिलकर बनता है ये टोटल एनर्जी। सो दिस इज द टोटल एनर्जी। अब ये टोटल एनर्जी फॉर फोटोन क्या आएगा, देखिए टोटल एनर्जी फॉर फोटोन टोटल एनर्जी फॉर फोटोन m0 क्या होता है, रेस्ट मास m0, फोटोन का रेस्ट मास 0 है, ठीक है। तो इफ वी पुट इन दिस इक्वेशन इट विल बिकम, तो ये जो पार्ट है कौन सा वाला, पोटेंशियल वाला, वो खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ काइनेटिक वाला जिसके अंदर स्क्वायर रूट कैंसिल करके पीसी आएगा। सो टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन इज जस्ट ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। तो अब आप ये बोलेंगे सर हमें तो आप एनर्जी, फोटोन की एनर्जी h न्यू बताए और यहां पर फोटोन की एनर्जी क्या है, pc। एक्चुअली ये जो टोटल एनर्जी है ये यही है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी से दैट द एनर्जी ऑफ फोटोन इज प्योरली काइनेटिक, क्योंकि इसमें पोटेंशियल का टर्म नहीं है, राइट। नाउ द मोमेंटम ऑफ फोटोन का मोमेंटम क्या आएगा, फोटोन का मोमेंटम ये वैल्यू यहां पुट करेंगे, hc इज इक्वल्स टू hc नहीं h न्यू
PC. So the momentum of photon, we are getting it as momentum of photon is h nu by c. H nu by c. And h nu can be written as, am I doing it right? We'll send PC, and the P is equals to h nu by c. So we can write it as E by c. This is the momentum of photon. Now one more thing, c can also be written as lambda into nu, and c by nu can be written as lambda. If you put this value here, मोमेंटम का और एक एक्सप्रेशन हमें आएगा, तो ये न्यू इधर आ जाएगा, c h अपॉन c बाई न्यू, and h upon c by nu की प्लेस में we can write it as lambda. So another expression is lambda by h by lambda. This is the momentum of photon. Important expression, where h is the Planck's constant, lambda is the wavelength, and p is the momentum. ठीक है. Now जी, हाँ नहीं, वो वाला नहीं, ये. Now next thing, we'll see the moving mass of photon. Right. So in case of फोटॉन का जब आप मूविंग मास लोगे, तो फोटॉन के मोमेंटम के लिए वी विल राइट mc. ओके, नाउ दिस mc, ये मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, h अपॉन लैम्बडा. सो cm कैन बी रिटन एज h अपॉन लैम्बडा c. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मास ऑफ मूविंग फोटॉन. क्योंकि रेस्ट मास तो होता ही नहीं है, तो जब उन्हें मोशन में है, कितना उसका मास रहेगा, इज दिस अमाउंट ऑफ मास इट विल हैव. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, पावर ऑफ लाइट. देखिए, पावर of light, we write it as n e upon t. पावर का क्या फॉर्मूला है? पावर इज नथिंग बट कितना एनर्जी कितने टाइम में मिल रहा, उसे हम बोलते हैं पावर. और लाइट हमें कितना पावर दे रहा है उसका कैसा पता चलेगा? लाइट की एनर्जी क्या होती है? E. और ये सिर्फ एक फोटोन की एनर्जी है, तो लाइट की एनर्जी के लिए हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई विद n करते हैं. लाइट यानी कि n नंबर ऑफ फोटोन के साथ वो लाइट एनर्जी देगी. राइट, ठीक है. तो ये अपने को मिल रहा फ्रॉम द लाइट, इतनी एनर्जी मिल रही है फ्रॉम द लाइट. एक फोटोन के लिए E और लाइट के पास से Ne. और ये एनर्जी कितने टाइम में मिल रही है, वो है पावर. वो क्या है? पावर. जैसा कि अगर मैं आपको बोला कि द पावर ऑफ अ बल्ब, एक ऐसा ही बल्ब है, बल्ब में से क्या लाइट निकल रही, ये बल्ब है, इस बल्ब का मैं आपको पावर दिया. पावर क्या दिया? मान लो फॉर एग्जांपल मैं बल्ब का पावर दिया 10 किलो वाट. 10 किलो वाट का बल्ब आप इस्तेमाल कर रहे हैं घर में. तो इस पावर का क्या मतलब है, जो समझने की कोशिश करते हैं. नॉट जस्ट इक्वेशन. देखो इक्वेशन ऐसी है, इसे आंसर डाले, सॉरी इसका वैल्यू डाले, आंसर डाले, दैट्स ओके, बट
ट्राई टू गेट द फीलिंग ऑफ इट। अगर क्वेश्चन में ट्विस्ट कुछ हुआ तो भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं व्हेन यू गेट द फीलिंग, ठीक है। तो इसका देखो, व्हाट इज नथिंग बट जूल पर सेकंड। तो ये जो किलो है ये 10 टू द पावर 3, ठीक है। तो इसको ऐसे रहने दो के, ये जूल पर सेकंड, यानी कि 10K जूल्स ऑफ एनर्जी इस बल्ब में से निकल रही पर सेकंड। कितनी एनर्जी निकल रही? 10K जूल पर सेकंड। और अगर आपको ये पता है कि यहाँ एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि मान लो फॉर एग्जांपल आपको बोला कि इस बल्ब में से रेड लाइट निकल रही है। कितनी लाइट निकल रही है? कौन सी भी? रेड नहीं, एनी लाइट। इस बल्ब में से लाइट निकल रही है जिसका वेवलेंथ है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल द वेवलेंथ इज 1000 एंगस्ट्रॉम फॉर एग्जाम्पल। 1000 एंगस्ट्रॉम का वेवलेंथ निकल रहा, और इस बल्ब का पावर दे दिया। पावर कितना है? 10K जूल पर सेकंड। और आपको सवाल ये पूछ रहा है कि कितने फोटॉन्स पर सेकंड इस बल्ब में से निकल रहे, ठीक है। कितने फोटॉन्स पर सेकंड इस बल्ब में से निकल रहे। ये सवाल ऐसा है, देखिए मान लो एक लॉरी, एक ट्रक भर के आ रही, उस ट्रक में टोटल मास क्या सो, उस ट्रक का क्या सो 10 किलो है फॉर एग्जांपल, बहुत स्मॉल अमाउंट ले रहा है, 10 किलो है। और हर एक बोरी का उस ट्रक के अंदर कुछ बोरियां हैं, और हर एक बोरी का क्या सो अपने को बंदा बोला कि भाई एक बोरी का मास 1 किलो है, और ट्रक आया तो टोटल ट्रक के अंदर जो बोरियां हैं उसका मास 10 किलो आ रहा। तो कितने बोरियां मिले उसके अंदर अपने को? 10। हर एक बोरी 1 किलो की, टोटल मिला के है 10 किलो। तो टोटल अपॉन एक बोरी का मास अगर हम डिवाइड कर दें तो हमको नंबर ऑफ बोरियां आ जाते हैं। तो सेम हियर ऑल्सो, अगर हमको नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालना है इस प्रॉब्लम में, तो P इज इक्वल्स टू NE/T का इस्तेमाल करेंगे, ये हमें निकालना है। अगर सवाल यहाँ ऐसा है कि क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स emitted पर सेकंड बोले तो T की जगह 1 रखेंगे, पर मिनट बोले तो पर मिनट ले रहा हूं यहां पर मिनट। तो अपने को n पता करना है। सो n will be what? PT/E। ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। ऐसे बहुत क्वेश्चंस आ चुके हैं प्रीवियस ईयर नीट में बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। तो पावर कितना है लिख दीजिए इसमें। पावर इज 10 किलो। किलो का वैल्यू रहता है 10 पावर 3, और कितने टाइम में बोल रहा हूं अपने को? पर मिनट। तो यहां पर हम लिखेंगे T की जगह 60 सेकेंड, SI यूनिट है इसलिए 60 पुट करेंगे, अपॉन एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। एक फोटोन का एनर्जी, जैसा बोला ना, टोटल बोरियों का मास 10 किलो, तो नंबर ऑफ बोरीज पता करना है ट्रक के अंदर, तो हम डिवाइडेड बाय 1 बोरी का मास तो करते हैं। तो ये टोटल एनर्जी है, ये पूरा टोटल एनर्जी है, ठीक है। पावर मतलब टोटल एनर्जी कितना मिल रहा इतने टाइम में। तो अब हम उसको क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे एक फोटोन की एनर्जी से। तो ये एनर्जी निकालना है अपने को। एनर्जी क्या रहती है फोटोन की? मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको फॉर्मूला बताया एनर्जी निकालने के लिए। अगर आपको एंगस्ट्रॉम में वैल्यू दिया तो यू हैव टू यूज 12400 अपॉन लैम्बडा इन एंगस्ट्रॉम, और ये आंसर किस में आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। पुट करिए यही फॉर्मूला, 12400 अपॉन लैम्बडा का वैल्यू कितना है? 1000, ठीक है। तो ये आंसर किस में आने वाला है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हम उसको किस में कन्वर्ट करना? जॉल में। सो मल्टीप्लाई विथ 1.6 इंटू 10 to the power minus 19. If you solve this, you will get कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स
इस बल्ब में से निकल रहे ईच क्या है, पर मिनट बोला ना उन्हें, पर मिनट बोले तो अपन क्या इस्तेमाल करें इसको, SI यूनिट में 1 सेकंड में कितने आ रहे हैं अपन वो निकाले यहाँ पर, ठीक है। वी आर कैलकुलेटेड हियर, वी हैव कैलकुलेटेड, ये n का वैल्यू क्या देगा अपने को, पर सेकंड का देगा, क्योंकि वी आर पुटिंग हियर 60। अगर आपको 1 मिनट का निकालना रहा तो यहाँ पर सिंपली t की जगह 1 पुट करना था, ठीक है। नाउ कम टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होगा, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये एक ही है, डिपेंडिंग ऑन आपको इस फॉर्मूले में से क्या पूछा आप रीअरेंज कर लेना, ठीक है, राइट। नाउ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इस हिस्से को थोड़ा सा वेट यहीं एक्सप्लेन कर लेता हूँ, नो बिग डील। नेक्स्ट उसमें कुछ है क्या लिखाने के लिए, वी हैव प्रॉब्लम, वी हैव अगेन दिस एंड दिस, ठीक है, नो बिग डील, I'll manage here only। देखिए इंटेंसिटी को समझने की कोशिश कीजिए, नॉट जस्ट फॉर्मूला पॉइंट ऑफ व्यू, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज कितना एनर्जी कितने टाइम में कितने एरिया पे गिर रहा, इज नथिंग बट इंटेंसिटी। वन मोर टाइम, यहां कुछ एरिया है मान लीजिए, ठीक है, इस पे कुछ एनर्जी फॉल हो रही है, ऐसा क्या फॉल हो रही है, इस पे एनर्जी फॉल हो रही। अब ये एनर्जी आप कलेक्ट कर रहे हैं, मान लो आप ये एनर्जी 1 सेकंड में कितनी एनर्जी इसके ऊपर गिरी वो देखें, और अगर आप फिर उसके बाद ये एरिया, इसका कितना एरिया है, अगर ये एरिया आपको पता है, ये यू कैन फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इट। इन अदर वर्ड्स, वन मोर थिंग वी हैव, इंटेंसिटी इज ऑल्सो डिफाइंड एज के कितना पावर कितने एरिया पे गिर रहा है, नीचे क्या है, ए इज एरिया। दिस इज ऑल्सो यू कैन डिफाइन इंटेंसिटी, ठीक है। यहाँ एक पेज ऐड करेंगे हम, इज इट पॉसिबल टू ऐड पेज, द लास्ट में आएगा 17 नहीं बराबर है, राइट। इंटेंसिटी समझ रहे थे हम, सो फॉर्मूला क्या है इंटेंसिटी का, E इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम, और यू कैन राइट इट एज पावर अपॉन एरिया, क्योंकि एनर्जी अपॉन टाइम इज पावर, एनर्जी अपॉन टाइम इज पावर, राइट। देखिए यहाँ एक बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब से रोशनी 3 डायमेंशन में ऐसा निकलेगी चारों तरफ। इस बल्ब का कुछ पावर है, ये पावर कांस्टेंट रहेगा, भले ही तुम इस हिस्से में देखो टोटल एनर्जी कितनी गिर रही वो, और इस हिस्से में टोटल एनर्जी तो उतनी ही आएगी पूरा एरिया देखे तो। जैसे कि ऐसा रेडिएशंस निकल रहे इसमें से, ऐसा बल्ब में से चारों तरफ, ओके, राइट। अगर हम यहां पर देखें इस जगह और यहां पर कंसीडर करें तो ए इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया आ रहा है। अब गौर करो, कभी हम लाइट सोर्स से जब दूर जाते, तो लाइट
हमें लाइट सोर्स थोड़ा डिम दिखता, हल्का दिखता है, तो धुंधला दिखता, उतना ब्राइट नहीं दिखता। जैसे जैसे हम उसके करीब जाते ना, तो करीब गए तो क्या होता, इंटेंसिटी बढ़ जाती। व्हाई? बिकॉज एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। अगर ये सरफेस एरिया बढ़ गया तो उसको पूरी एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करना है पूरे एरिया में, और सरफेस एरिया बढ़ गया और एनर्जी तो कांस्टेंट है, पावर तो कांस्टेंट है, पर सेकंड जितना अमाउंट का एनर्जी बल्ब में से निकल रहा है वो कांस्टेंट है। तो टू डिस्ट्रीब्यूट एरिया बढ़ गया तो सब जगह बांटना है, तो इसीलिए क्या सो ब्राइटनेस या जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी। वही अगर कोई इस लाइट को यहां से देखा तो उसको और डिम दिखेगा, इंटेंसिटी और कम हो जाएगी। और अगर स्पेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए अगर आप इंटेंसिटी देख रहे, फॉर स्पीयर स्पेरिकल सोर्स, फॉर स्पेरिकल सोर्स I is proportional to 1 by एरिया कितना रहता है स्फीयर का, 4 पाई r का स्क्वायर। सो ये कांस्टेंट है इसलिए ये हटा दे रहा हूं मैं, सो इट इज 1 by r का। एंड फॉर लाइन सोर्स, अगर लाइन सोर्स इज नथिंग बट जैसे कि ट्यूबलाइट वगैरह से सीधी लाइन में अगर सोर्स है, तो उन टाइप के लाइट सोर्सेस के लिए इंटेंसिटी कैसा ये कम होगी, 1 by r से कम हो जाएगी। फॉर दी स्पेरिकल सोर्स स्क्वायर और लाइन सोर्स के लिए 1 by r से कम हो जाएगी। जैसा कि एक न्यूमेरिकल लेते हैं इस पर, एक यहाँ न्यूमेरिकल था, यहाँ एक क्वेश्चन है, इफ फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी बोथ बिकम, if intensity and frequency both become double then the number of photon will be, हेसी वर्मा से है ये क्वेश्चन। अगर इंटेंसिटी, ये क्वेश्चन करते हैं, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बोथ बिकम डबल, एक बात याद रखिए, ऑलवेज फ्रीक्वेंसी ओनली only depends on the source। जिस सोर्स से लाइट आ रही है, जिस सोर्स से फोटॉन्स आ रहे हैं, वहां से ही फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। और इंटेंसिटी जैसा ऐसा, अगर मान लो एक लाइट सोर्स है, वो लाइट सोर्स यहां से कुछ फ्रीक्वेंसी के लाइट या फोटोन एमिट करा, 50 हर्ट्ज है उसका फ्रीक्वेंसी, तो ये अब यहां से अरबों खरबों किलोमीटर चल जाओ या किसी और गैलेक्सी में चल जाओ, नो मैटर यूनिवर्स में कहां भी चले जाओ, उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगी। मगर जैसा जैसा बाहर जाएंगे इंटेंसिटी क्या सो चेंज हो जाएगी। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये है, इससे अगर हम और ओपन करें तो इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू, वी आर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम हियर, सॉल्यूशन यहाँ है इसका, इंटेंसिटी का फॉर्मूला इसको लिखेंगे तो वील राइट इट एज, अगर हम ये लाइट की बात कर रहे हैं तो वी मस्ट टेक n इनटू अकाउंट। अगर एक फोटोन का इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं तो नो नीड टू राइट n, सो n भी लिख रहा हूं यहाँ पर, n e अपॉन a इंटू टी, और e को ओपन करें तो n h न्यू, where nu is the frequency at। तो आपको फ्रीक्वेंसी को डबल कर देना है और इंटेंसिटी को डबल कर देना है। तो अगर मैं I की जगह 2i लिख दिया यहां पर, तो 2i लिख दिया, n के अंदर कोई चेंज नहीं, एक्चुअली वी हैव टू फाइंड द चेंज, देन नंबर ऑफ फोटोन, तो n के अंदर क्या चेंज होगा वही हमें पता करना है। h कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी के अंदर 2e कर दिए अपॉन 80, तो इन दोनों के अंदर सेम, मतलब ये 2 कैंसिल हो जाएगा। सो विद दिस यू कैन सी दैट देयर इज नो चेंज इन n पहले कितना आ रहा था, n इन दिस n आ रहा था हमें, इन दिस इनिशियल सिचुएशन n कितना आ रहा था, एरिया, इंटेंसिटी, एरिया, टाइम, एनर्जी, और यहाँ पर n कितना आ रहा, इंटेंसिटी, एरिया एंड दिस इज टाइम अपॉन एनर्जी नहीं, एक्स।
एंड देयर इज अ न्यू आल्सो ओवर देयर, एंड यहाँ पर लिखेंगे कि टाइम हो गया h न्यू। सो नो चेंज, यहाँ पे पहले भी उतना ही था इसका वैल्यू बाद में, क्योंकि दोनों राइट हैंड साइड में भी है लेफ्ट हैंड साइड में भी है आई और फ्रीक्वेंसी, इसलिए दोनों में सेम इंक्रीज हुआ। दैट्स व्हाई देयर इज नो चेंज इन द नंबर ऑफ फोटॉन्स। राइट, यहाँ पर ये लाइट सोर्स है, यहाँ से r दूरी पे और यहाँ से तो r दूरी पे पॉइंट है, ये पॉइंट A है एंड देयर इज अनदर पॉइंट B। There are 2 points A and B. A r1 रेडियस पे है और B r2 रेडियस पे है, ठीक है, ये सोर्स है। So here the question is frequency at point A upon frequency at point B का रेशियो क्या होगा बोलिए, और इंटेंसिटी at point A upon इंटेंसिटी at point B का रेशियो क्या होगा, इंटेंसिटी at point A and इंटेंसिटी at point B। So frequency at point A and frequency at point B, source यही है, when the source is same frequency will be same। तो यहाँ से आने वाली फ्रीक्वेंसी और यहाँ से आने वाली फ्रीक्वेंसी सेम होगी, दैट्स व्हाई फ्रीक्वेंसी का रेशियो, देयर इज नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी का रेशियो। FA upon FB is equals to 1। Now come to intensity। इंटेंसिटी एरिया पे डिपेंड करती है, जैसे जैसा एरिया बढ़ेगा इंटेंसिटी घटेगी। तो ये B पॉइंट का एरिया सरफेस से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ इंटेंसिटी कम रहेगी एज कंपेयर टू A वाला। कितने अमाउंट से कम रहेगी वो रेशियो निकालना है, ठीक है। सो वी नो द प्रोपोर्शनैलिटी I इज प्रोपोर्शनल टू 1 by R का स्क्वायर। फॉर्मूला बनाएंगे A1 IA IB इज इक्वल्स टू R A वाले का स्क्वायर अपॉन R B वाले। RB का रेडियस कितना है, B इट्स 2R का स्क्वायर अपॉन RA का कितना है, R का स्क्वायर कैंसिल, इज 4:1। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपको इन नीट और इन जेई, ठीक है। नाउ this is all about intensity। Now come to the question what we have power। Let's solve this question। So the power of light 10 kilowatt and wavelength 300 nanometer। लाइट का पावर दिया, पावर कितना है, पावर इज 10 किलो वॉट पावर, एंड वेवलेंथ दे दिया है, वेवलेंथ इज 300 नैनोमीटर। देखिए व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, देखिए क्वेश्चन देखते ही किसी को भी 90% केसेस में क्लियर नहीं होता है कि क्या करना है, ओके। सो फर्स्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, व्हाइल अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन आपको खुद ब खुद क्लैरिटी मिलेगी कि आगे करना क्या है। क्वेश्चन देखते पूरी पिक्चर ध्यान में दिमाग में नहीं आएगी, ठीक है। सो रीड द क्वेश्चन और उस क्वेश्चन में से हमें थ्योरी को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, उसमें से जो भी इंफॉर्मेशन है वो निकालना है पहले। सो 10 किलोवाट एंड वेवलेंथ इज 300 नैनोमीटर। फाइंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड, यानी कि इज आस्किंग फॉर n का वैल्यू, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड। सो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड, पावर का फार्मूला देखे थे, पावर इज n e by t। सो n is equals to p into t upon e, ठीक है। वी हैव द पावर का वैल्यू, पावर कितना है 10 किलो मतलब 10 पावर 3। सेम क्वेश्चन जो मैं आपको कराया बट थोड़ा सा वैल्यू चेंज है,
इन्हें कितना बोला पर सेकंड बोला, सो विल टेक टाइम एज 1 पर सेकंड एंड एनर्जी किसमें दिया वेवलेंथ नैनोमीटर। एनर्जी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे 1240 अपॉन लैम्बडा इन नैनोमीटर। तो आंसर किसमें आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। एनर्जी निकालिए यहाँ से 1240 अपॉन लैम्बडा इज 300